जिस बजट में उम्मीद है कि गवर्नमेंट काफ़ी हद तक फोकस करेगी कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। जितना भी एक्सपेंडिचर हो वो एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमी को ग्रोथ देता हुआ हो। क्रिप्टो करेंसीज की हम बात करें या फिर हम पेंशन फंड्स की बात करें, हो सकता है कि क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स लग जाए। आईटी रूल्स हैं उन पे काफ़ी फोकस किया जा रहा है क्योंकि फिस्कल डेफिसिट काफ़ी हद तक ज़्यादा है, इसलिए ये उम्मीद करना कि वो टैक्स में कोई रिबेट देंगे या एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाएंगे शायद मुश्किल होगा उनके लिए। 1 फरवरी आने वाली है। इस दिन का इंतजार देश के लोगों को बेसब्री से रहता है क्योंकि इस दिन पेश किया जाता है देश का बजट। तो क्या होगा इस बार के बजट में युवाओं के लिए खास, और क्या उम्मीदें लगानी चाहिए युवाओं को इस सरकार से इस बजट में? आज हमारे साथ इसी सब पे बात करने के लिए हैं डॉक्टर यामिनी अग्रवाल, जो कि डायरेक्टर हैं BVI-MR की। तो आइए इनसे जानते हैं कि क्या होने वाला है इस बार का युवाओं के लिए बजट। मैम वेलकम टू ABP न्यूज़। तो आपसे मेरा सबसे पहला यही सवाल है कि हर सरकार, हर पॉलिटिकल पार्टी नौकरी की बात करती है और अनएम्प्लॉयमेंट इस देश में बढ़ता जा रहा है, तो क्या उम्मीदें रखनी चाहिए हमें इस बजट से नौकरी के सिलसिले में? जिस बजट में उम्मीद है कि गवर्नमेंट काफ़ी हद तक फोकस करेगी कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। कोशिश ये भी की जाएगी कि कुछ खासा सेक्टर्स में निवेश किया जाए, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ केयर है और इंफ्रास्ट्रक्चर है। और जैसे जैसे इनके अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा और सरकारी खर्च होगा, वैसे वैसे युवाओं के लिए नौकरी और एक बेहतर फ्यूचर बनता जाएगा। कोशिश ये भी रहेगी कि जितना भी एक्सपेंडिचर हो वो एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमी को ग्रोथ देता हुआ हो, ताकि ये स्टेबिलिटी नौकरियों की सिर्फ आज के लिए नहीं, ये आगे के लिए भी बनी रहे। ओके। और अब है कि यूथ, अभी हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर रहा है और इन्वेस्ट कर भी रहा है। पहले चलती थी इंश्योरेंस, LIC, FDs को छोड़कर वो शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, SIPs में सब इन्वेस्ट कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इस बजट में क्या होगा इन सब के लिए कि यूथ ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सके, और क्या सही इन्वेस्टमेंट पॉसिबिलिटी है यूथ के लिए? जी देखिए, निवेश के लिए काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, चाहे वो शेयर मार्केट्स को लेकर के हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हो, या फिर ऑल्टरनेट करेंसीज़ भी हों, क्रिप्टो करेंसीज़ की हम बात करें या फिर हम पेंशन फंड्स की बात करें, ये सभी अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स हैं। अगर आप देखें तो शेयर मार्केट में काफ़ी हद तक उछाल भी है और एक हाईएस्ट लेवल पर भी पहुंची है, जो काफ़ी हद तक दर्शाता है कि वहाँ पे कितना स्तर है रिटर्न्स पाने का। तो यूथ ओवरऑल काफ़ी अट्रैक्ट हो रहा है। अगर IPO मार्केट्स देखें आप, नई स्टार्टअप कंपनीज देखें, उन सभी में निवेश करना चाहता है और पैसा बनाना भी चाहता है, और नई कंपनी शुरू करके, जो नई टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनीज हैं उनको शुरू करके अपने लिए आगे करियर भी बनाना चाहता है और दूसरे लोगों के लिए भी नौकरियां देना चाहता है। आपने अभी बात की क्रिप्टो करेंसी की, जो कि ये मार्केट अभी बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो क्या इस बजट में क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड सरकार कुछ कर सकती है या हमें उम्मीदें लगानी चाहिए? जी देखिए, ऐसा हो सकता है कि क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स लग जाए, क्योंकि माना जा रहा है कि इस पर्टिकुलर एरिया में काफ़ी हद तक निवेश हो रहा है, काला धन भी इस एरिया में जा रहा है और लोग काफ़ी पैसा बना रहे हैं, तो उस मुनाफे पे हो सकता है टैक्स लग जाए। अभी ये कहना मुश्किल है कि उसे बैन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, रिटेल इन्वेस्टर्स का ध्यान रखते हुए। वो तो तभी पता चलेगा जब एक दिशा निर्देश आएगी बिल के तहत सरकार के द्वारा, पर टैक्स हो सकता है आ जाए। मैम, अगला सवाल ये है कि 5G को लेकर क्या हो सकता है इस बजट में? जी देखिए, 5G के ऊपर काफ़ी हद तक पिछले कुछ सालों में डिबेट हुई है और कोशिश ये भी की गई है कि 5G स्पेक्ट्रम जो है लाया जाए, ताकि जो उसकी उम्मीद की जा रही है कि 2035 तक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएगा, और जिस पेस से IoTs या मशीन लर्निंग या सारी टेक्नोलॉजीज़ आगे आ रही हैं, वो 5G सपोर्ट करेगा एम्प्लॉयमेंट के स्तर पे या यूथ को ग्रोथ देने के स्तर पर, और जो डिजिटलाइजेशन कैंपेन है उसको भी आगे प्रोग्रेस करेगा। हो सकता है कैपिटल रेजिंग के लिए कुछ स्पेक्ट्रम के ऑक्शनिंग के बारे में आए,
पर अभी उसके बारे में पूरी तरह से जो जानकारी है वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए कुछ भी कहना मुश्किल है। पर क्योंकि सरकार को एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने के लिए पैसा चाहिए, तो हो सकता है स्पेक्ट्रम सेल्स आए। ओके मैम, हमने देखा है कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे मेडिकल और आपका एजुकेशन वो फ्री है। तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सरकार से, क्या युवा एक्सपेक्ट कर सकता है सरकार से कि आगे आने वाले समय में हमारे लिए ये मेडिकल और एजुकेशन फ्री हो जाएगी भारत में? जी देखिए, अभी भी अगर आप मेडिकल और एजुकेशन सेवाएं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती हैं, सरकारी अस्पताल या सरकारी स्कूल और सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में देखें तो काफ़ी हद तक सब्सिडाइज्ड हैं और न्यूनतम पैसे पे ही मिलती हैं। और इन्हीं सभी सेवाओं के साथ साथ कुछ योजनाएं हैं, जैसे आयुष्मान योजना है जो वनरेबल ग्रुप्स को और सपोर्ट करती है इंश्योरेंस के माध्यम से। ऐसे ही जो जनधन अकाउंट्स खुले हैं उनके साथ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो अवेलेबल करा रहे हैं वो सपोर्ट करती है और ग्रुप्स को। तो अगर हम देखें तो काफ़ी हद तक सब्सिडाइज तौर पे या फ्री के माध्यम से ये सेवाएं लोगों तक मुहैया कराई गई हैं। ये कहना कि ये पूरी पॉपुलेशन के लिए हो जाएंगी वो मुश्किल है। जहाँ तक मेरा मानना है कि जो प्राइवेट प्रोवाइडर्स हैं उनमें देखा गया है कि उनके जो फीस है या जो चार्जेस हैं वो कहीं ज़्यादा हैं और वो अनरेगुलेटेड वे में काफ़ी हाइक पर है। तो उनको थोड़ा रेगुलेट करने की ज़रूरत है ताकि वो एक मार्केट अब्जॉर्बेबल लेवल पे आ सकें और जो उनकी कैपेसिटीज़ यूटिलाइज नहीं हो रही उनको फुल्ली यूटिलाइज करते हुए लोगों तक फ़ायदा पहुंचाया जा सके। तो यहाँ पे ज़्यादा रोल रेगुलेटर्स का रहेगा इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग की जो ओवरऑल प्राइसिंग है वो थोड़ी अब्जॉर्बेबल हो मार्केट के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फ़ायदा पहुँचे। मैम, हम देख रहे हैं कि अभी डिजिटल दुनिया में एक बहुत बड़ा बूम आया है। महामारी के बाद से सब कुछ ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम हो गया है। तो आपको लगता है कि अब जो कंपनीज़ या अभी जो बजट आएगा उसमें वर्क फ्रॉम होम अलाउंस का कुछ हो सकता है? जी, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं लगती, क्योंकि जहाँ पे भी वर्क फ्रॉम होम हो रहा है वहाँ पे लोगों की एक तरह से बचत हो रही है ट्रांसपोर्टेशन पे, और जो वो समय खर्च कर रहे थे अपने वर्क प्लेस पे जाने के लिए काफ़ी हद तक सीमित हो गया है आपके लैपटॉप या आपके फ़ोन के द्वारा काम किया जाए। और कोशिशें ये भी की गई हैं कि जितने सॉफ्टवेयर्स हैं वो या तो कंपनीज अफोर्ड करें या फिर जो है फ्रीली अवेलेबल है। तो उसके माध्यम से जो ओवरऑल वर्किंग है वो काफ़ी हद तक जो है पैसे के दायरे में आ गई है। तो मुझे नहीं लगता कि वर्क फ्रॉम होम अलायंस देने का कोई औचित्य रहेगा या वो उचित होगा, क्योंकि जितना खर्चा आ रहा है वो वाईफाई, इंटरनेट, आपकी इलेक्ट्रिसिटी पे हो रहा है, इसके बाकी का कोई और खर्चा नहीं है। तो ये युवाओं में था कि अगर वाईफाई भी हमें कंपनी दे दे तो जी, काफ़ी हद तक कुछ जगहों पर सब्सिडाइज्ड है। अगर आप वहाँ पे भी, जैसे कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उन्होंने ओपन भी किया है, तो वो उन्होंने अपने प्रेमिसेस खोले हैं जिनके आप वाईफाई फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स यूज़ कर सकते हैं और ओवरऑल एजुकेशन दे सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे पहले से लैपटॉप्स नहीं थे, तो उनके जो कंप्यूटराइज सिस्टम्स थे वही उन्होंने यूज़ किए, तो वहाँ पर वो प्रोविजंस प्रोवाइड की हैं। ऐसे ही कुछ सब्सिडाइज्ड रेट्स पे अवेलेबल करवाए हैं कि आप अगर खरीद लें तो हम इतना % आपको दे सकते हैं। तो वो आई थिंक कंपनी स्पेसिफिक ज़्यादा होगा, सरकार के माध्यम से थोड़ा कम ही होगा। इसी से ही बात आती ना कि डिजिटली अभी सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का जो लोग खरीद रहे हैं वो ज़्यादा हो गया है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाइयाँ ऑनलाइन हो गई है। तो क्या सरकार इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को सस्ता करने का कुछ या उस पर कुछ बजट में कर सकती है? जी देखिए, इस समय तो ऐसा नहीं लग रहा कि टैरिफ्स जो हैं कम होंगे इसके ऊपर, क्योंकि ओवरऑल स्थिति ऐसी ही है कि जो इंपोर्ट्स हम चाइना से कर रहे हैं या हम और कहीं से कर रहे हैं वो इंपोर्ट्स हमारी मार्केट्स को डिस्ट्रॉय ना करें और हमारी मार्केट्स के तरफ काफ़ी हद तक सपोर्ट रहे डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए। पर ज़रूरी बात है, क्योंकि अब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे डिपेंडेंट हैं, लैपटॉप्स हैं, जैसे फ़ोन्स हैं,
वो ज़रूरी बात है कि अगर थोड़े सस्ते हो सके, उन पे जो है वो किसी तरीके से उनको सब्सिडी मिल सके, ख़ास तौर पे एजुकेशन सेक्टर पे, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई उस पे काफ़ी हद तक निर्भर कर रही है, तो वो एक शायद अच्छा कदम होगा। तो मैम, टैक्स रिबेट की बेसिक लिमिट है जो पिछले 8 सालों से बढ़ाई नहीं गई है, 2.5 लाख। तो क्या इसमें हम उम्मीद कर सकते हैं इस बजट में बढ़ेगी? जी देखिए, गवर्नमेंट ने पिछली बार काफ़ी हद तक जो टैक्स रेवेन्यूज़ हैं वो कलेक्ट किए थे, और पर फिर भी क्योंकि जो उनका फिस्कल डेफिसिट था वो 9.5% था, जो रेज होकर के 12% पहुंच गया। इस बार भी 6.8% की बजाय ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट काफ़ी हद तक ज़्यादा है। इसलिए ये उम्मीद करना कि वो टैक्स में कोई रिबेट देंगे या एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाएंगे शायद मुश्किल होगा उनके लिए, क्योंकि फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करना एक काफ़ी हद तक ज़रूरी दायरा रहेगा, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो। और अपनी मुद्रा को सपोर्ट करने के लिए, ख़ास तौर पे रुपी को सपोर्ट करने के लिए हर तरीके से, और जो हमारी डेवलपमेंट है वो आज रियल सेंस में हो, उसको सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी है कि फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन किया जाए। तो मुझे नहीं लगता कि एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ेगी, पर ओवरऑल कॉस्ट बढ़ी हैं, लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ी हैं, और इलेक्शंस का भी समय है, तो हो सकता है कि शायद गवर्नमेंट इस बारे में सोचे। एक और मुद्दा आता है साइबर सिक्योरिटी का, उससे इस बजट का क्या कनेक्शन हो सकता है? जी देखिए, ओवरऑल जो आईटी रूल्स हैं उन पे काफ़ी फोकस किया जा रहा है। कोशिश ये भी की जा रही है कि डिजिटलाइजेशन के माध्यम से ओवरऑल इकोनॉमी को गति प्रोवाइड की जाए, चाहे वो ई गवर्नेंस को लेकर के हो, चाहे वो ई सर्विसेज को लेकर के हो, चाहे वो ई कॉमर्स को लेकर के हो। उसमें जो ओवरऑल साइबर सिक्योरिटी नेटवर्क है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज डिजिटल पेमेंट्स से लेकर के सेफ्टी से लेकर के डेटा प्राइवेसी से लेकर के इन रूल्स पे काफ़ी हद तक डिबेट्स भी चली हैं, और वो रूल्स लाए भी गए हैं। पर ज़रूरी बात है कि वो रूल्स कुछ बिग टेक्स को नहीं ठीक लगते, जिसकी वजह से बैकलैश होता है। और क्योंकि वो रेगुलेटरी बॉडीज़ को स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ में इतना स्ट्रांगली नहीं मानते, तो वहाँ पे थोड़ी मुश्किलें आती हैं उन रेगुलेशंस को लगाने में। तो हो सकता है इस बजट में जैसे कुछ बिग टैक्स के ऊपर टैक्सेस लग सकें, अगर वो लगा सकें तो वो लग सकते हैं, या साइबर सिक्योरिटी नॉर्म्स के बारे में ज़्यादा डिफाइन किया। कोविड का इस वाले बजट पे कितना असर पड़ेगा? ये देखिए, कोविड ही एक काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट बैकग्राउंड रहेगा जिसका असर बजट पे पड़ेगा। पर ओवरऑल इकोनॉमीज़ क्योंकि एक स्टैंड स्टिल पे आ गई थी लॉकडाउन की वजह से, उसका सीधा असर जीडीपी पे पड़ा था, और उसका असर टैक्सेस पे या चीज़ों पे पड़ा था। पर क्योंकि अब इकोनॉमिक रिकवरीज आ गई हैं, अगर आप जीएसटी कलेक्शंस को देखें और आप ओवरऑल टैक्स रेवेन्यूज़ को देखें, तो वो ओवरऑल काफ़ी हद तक सरकार ने कलेक्ट किए हैं। पेट्रोल और डीजल के ऊपर भी जो टैक्सेस लगे हैं उससे भी रेवेन्यूज़ आए हैं। पर क्योंकि खर्चा काफ़ी हद तक हुआ है लोगों तक पैसा पहुंचाने के लिए, राशन पहुंचाने के लिए, और फार्मर्स, महिलाओं और एसएमईज़ को जो है लोन प्रोवाइड करने के लिए, उन सभी खर्चों को मद्देनज़र रखते हुए जो फिस्कल डेफिसिट है वो अभी भी काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ होगा। बस सरकार की कोशिश यही रहेगी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के द्वारा जो भी दिक्कतें कोविड के दौरान खड़ी हुई हैं और जिसकी वजह से इनइक्वालिटीज़ खड़ी हुई हैं वो कम से कम हो सके। सबसे ज़्यादा बड़ा फोकस सरकार का इस बजट में क्या हो सकता है? ये फोकस यही रहेगा, जो इकोनॉमिक रिकवरीज है उसको पूरी तरीके से सपोर्ट किया जाए कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के द्वारा, ताकि वो एक प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स में कंट्रीब्यूट करे। लॉन्ग टर्म में निवेश के लिए कोशिश की जाएगी कि एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर पे खासे हद तक इन्वेस्टमेंट्स हो, ताकि वो जॉब्स भी जनरेट करें और वो आगे के लिए अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करें, बुनियादी सुविधाओं को मद्देनज़र रखते हुए। विद दैट, थैंक यू सो मच मैम। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर यामिनी अग्रवाल, जिन्होंने हमें एक वाइड स्पेक्ट्रम पे जानकारी दी। तो अब क्या कुछ खास होगा युवाओं के लिए इस बजट में, वो तो 1 फरवरी को पता चलेगा। आप कहीं मत जाइए और abplive.com पर हमारे साथ बने रहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।